क्या वाकई उनकी लाइफस्टाइल वैसी होती है जैसे कि आपको सोशल मीडिया पर दिखाई जाती है, या जैसे कि आपको कहानियां सुनाई जाती हैं कि उनकी लाइफस्टाइल ऐसी होती है, ये होता है, वो होता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। चाहे आप एमपीपीएससी के माध्यम से सिलेक्ट हों, चाहे यूपीएससी के माध्यम से सिलेक्ट हों, इतना समय लग जाता है शासन और आपको दोनों को एक दूसरे से मिलने में। यानी कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होता है, मेडिकल वगैरह होता है, बड़ा मुद्दा रहता है कि गाड़ी मिलने का, घर मिलने का और जो बाकी सुविधाएं होती हैं वो मिलने का। सिविल सर्वेंट का मतलब ही है कि जो भी नागरिक हैं हमारे देश के, हम उनके नौकर के रूप में काम करते हैं। किसी भी अधिकारी को ना तो गाड़ी मिलती है, ना तो घर मिलता है, ना कोई सुविधा मिलती है कि किसी को भी कहीं भी सस्पेंड कर दिया कि इस पर ये कार्रवाई कर दो, इस पर ये कार्रवाई कर दो। जो निर्णय आप लेंगे उसको आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा, ऑन पेपर करना पड़ेगा और नियम संगत करना पड़ेगा। तो ये बात आप दिमाग में बैठा लीजिए अपने। तो आप उसको ये कह के जस्टिफाई नहीं कर सकते कि मैं घर पे था या ऑफिस में था या यहाँ था या वहाँ था। तो अगर मैं सारी बातों का सार या निष्कर्ष रूप में 1 मिनट में आपको समझाना चाहूँ तो निष्कर्ष ये है, अगर ऐसा आप गोल लेके चलेंगे तो आप हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे, हमेशा कॉन्फिडेंस फील करेंगे। जय हिंद सभी को। इधर उधर की बात ना करते हुए सीधे काम की बात पर आते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफिसर्स यानी कि सरकारी अधिकारियों की रियल लाइफ स्टाइल के बारे में। क्या वाकई उनकी लाइफ स्टाइल वैसी होती है जैसे कि आपको सोशल मीडिया पर दिखाई जाती है, या जैसे कि आपको कहानियां सुनाई जाती हैं कि उनकी लाइफ स्टाइल ऐसी होती है, ये होता है, वो होता है? तो क्या वाकई वैसा होता है या उनमें कुछ अंतर होता है उस वास्तविकता में और जो सोशल मीडिया पर दिखाया जाता है उसमें? अगर अंतर होता भी है तो कितना अंतर होता है, और वास्तविक फिर लाइफ स्टाइल कैसी होती है? तो आज इन सब टॉपिक्स पर बात करेंगे जिससे आपके जो भी डाउट रहते हैं वो थोड़े बहुत क्लियर हों और आपको इसमें कुछ थोड़ी बहुत हेल्प मिले। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, स्टार्टिंग से ही शुरू करते हैं। तो स्टार्टिंग तब से होती है जब आपका रिजल्ट में नाम आता है, यानी कि जब आप किसी पोस्ट पर सिलेक्ट होते हैं। तो एक सबसे बड़ा डाउट ये है कि जब आप किसी पोस्ट पर सिलेक्ट होते हैं तो जनरली लोगों को ये लगता है, या जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनको ये लगता है कि उसके बाद लगभग 10-20 दिन में या 1-2 महीने में ही वो उस पोस्ट पर आ जाते होंगे जिस पोस्ट पर वो सिलेक्ट हुए हैं। तो मैं आपको क्लियर कर दूं यहाँ पे कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। चाहे आप एमपीपीएससी के माध्यम से सिलेक्ट हों, चाहे यूपीएससी के माध्यम से सिलेक्ट हों, आप जिस पोस्ट पर जिस दिन सिलेक्ट होते हैं, यानी कि जिस दिन आपका रिजल्ट में नाम आता है, उस दिन के बाद लगभग 1 से 1.5 साल बाद, या इसमें 2 साल, 3 साल, 4 साल या 5 साल तक का समय लग सकता है उस पोस्ट पर आने के लिए जिस पोस्ट पर आप वास्तविक रूप से सिलेक्ट हुए हैं। अब आपको लगा होगा कि ये कैसे हो सकता है कि जिस पोस्ट पर आप सिलेक्ट हुए हैं उसी पोस्ट पर आने के लिए 4 साल तक या 2 साल या 3 साल तक का समय लग सकता है। तो देखिए, मैं आपको एक सीक्वेंस से समझाता हूँ इसको कि आप जिस भी पोस्ट पर सिलेक्ट हुए हों उसका जो एग्ज़ाम है वो किसी संस्था ने लिया होगा, चाहे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, यूपीएससी हो, एसएससी हो, कोई भी ये संस्था हो जिसके आपका चयन किया है। इसके बाद चयन के बाद चयन करने वाली संस्था ये होती है। इसके बाद जो आपकी ज्वाइनिंग वगैरह और इससे आगे की जो प्रोसेस है आपकी, वो आपकी सरकार करती है, यानी कि शासन करता है। तो आयोग की जिम्मेदारी यहाँ ख़त्म हो जाती है। आयोग सिलेक्टेड लोगों की लिस्ट को सरकार को भेज देता है। उसके बाद सरकार फिर उस पर एक्शन लेती है। इसमें जैसे कम से कम 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, कभी कभी किसी पोस्ट के लिए 8 महीने, इतना समय लग जाता है शासन और आपको दोनों को एक दूसरे से मिलने में। यानी कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होता है, मेडिकल वगैरह होता है, इसमें इतना टाइम लग जाता है कम से कम। कभी कभी 4 महीने लग सकते हैं, 6 महीने लग सकते हैं, 8 महीने लग सकते हैं। इसके बाद जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह ये सब सारी प्रोसेस हो जाएगी, उसके बाद आप ज्वाइन करेंगे शासन में। उसके बाद आप सरकार के व्यक्ति कहलाने लगेंगे। तो उसके बाद फिर लगभग हर पोस्ट में, यूपीएससी एमपीपीएससी की मैं स्पेशल बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो फिर आपकी उसके बाद ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग आपकी 6 महीने से लेकर 2 साल तक, 1 साल तक, 1.5 साल तक चल सकती है। किसी पोस्ट में 6 महीने की होती है, किसी पोस्ट में 1 साल की होती है, किसी पोस्ट में 2 साल तक की होती है। तो ये आपकी ट्रेनिंग चलेगी। यानी कि जिस दिन आपका रिजल्ट आया उस दिन से कम आप एवरेज मान के चलिए 4-5 महीने लगेंगे आपको ज्वाइन करने में, मतलब शासन में आने में। इसके बाद 6 महीने से लेकर 1 साल, 2 साल तक की आपकी ट्रेनिंग हो सकती है। इसके बाद जब आप ट्रेनिंग करके कंप्लीट आते हैं तो फिर अभी आपको ऐसा नहीं है कि आप जिस पोस्ट पर सिलेक्ट हुए हैं, जैसे आप डिप्टी कलेक्टर के रूप में सिलेक्ट हुए हैं, तो ट्रेनिंग से आने के बाद सीधा आपको एसडीएम बना दिया जाएगा, या डीएसपी पर आप सिलेक्ट हुए तो सीधा आपको एसडीओपी बना दिया जाएगा, या कोई एससीएफ पर सिलेक्ट हुआ तो सीधा एसडीओ बना दिया जाएगा। ऐसा नहीं होता है। ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद भी आपको जिस पोस्ट पर आप सिलेक्ट हुए हैं उससे नीचे वाली पोस्ट से आपको अपनी नौकरी शुरू करनी होती है। जैसे
मान लीजिए कोई डीएसपी सिलेक्ट हुआ है तो उसको कुछ टाइम थानेदार भी रहना पड़ेगा, यानी जो 3 स्टार इंस्पेक्टर होते हैं उनकी जो जिम्मेदारी होती हैं वो निभानी पड़ेंगी उसको। यहाँ तक कि जैसे आईएएस कोई बनता है तो ऐसा नहीं होता कि वो ज्वाइनिंग और ट्रेनिंग के बाद जैसे आए सीधा उसको जिला कलेक्टर के रूप में पदस्थ किया जाए, जिला कलेक्टर बना दिया जाए। वो एसडीएम रहता है और 6 महीने तक, साल भर तक, कहीं कहीं 2-2 साल तक ऐसा हो जाता है कि उसको एसडीएम के रूप में काम करना पड़ता है, या किसी भी अन्य पोस्ट के लिए ऐसा ही होता है। तो जिस दिन आप सिलेक्ट हुए हैं उस दिन से ज्वाइनिंग का टाइम, उसके बाद ट्रेनिंग का टाइम, उसके बाद जो प्रोबेशन पीरियड होता है, ये जो अलग अलग जगह आपको काम करना पड़ता है चार्ज के रूप में, वो टाइम, उसके बाद कहीं जाके इसमें अब कभी कभी किसी पोस्ट पर 1 साल लग सकता है, किसी में 2 साल लग सकते हैं, किसी में 3 साल लग सकते हैं, किसी में 4 साल तक लग सकते हैं। तो इतना टाइम लग सकता है वास्तविक रूप में आपको उस पोस्ट पर आने के लिए जिस पोस्ट पर आप सिलेक्ट हुए हैं। तो ये बात थोड़ी सी दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ये भ्रम होता है कि जिस दिन आप सिलेक्ट हुए हैं उसके कुछ दिन बाद ही आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी और आप उस पोस्ट पर आ जाएंगे। तो थोड़ा ये मैंने क्लियर करने का प्रयास किया है। इसके बाद एक जो सबसे बड़ा मुद्दा रहता है कि गाड़ी मिलने का, घर मिलने का और जो बाकी सुविधाएं होती हैं वो मिलने का। तो देखिए, आप सबसे पहले इन चीज़ों को जानने से पहले एक बात ये समझिए कि अगर आप इस प्रकार का विचार रखते हैं कि आप शासन में आएंगे तो आप कोई मालिक बन के आएंगे या आप राजा बन के आएंगे, या जो राजा वाली मेंटेलिटी जिसे बोलते हैं, तो वैसा या भोकाल वाली मेंटेलिटी से आ रहे हैं अगर, तो फिर मुझे लगता है कि आपके हाथ निराशा ही लगेगी, निराशा के अलावा कुछ नहीं लगेगा। क्योंकि आप एक बात ये दिमाग में निकाल दीजिए कि आप यहाँ राजा बन के आ रहे हैं या आप यहाँ पर राज करने के लिए आ रहे हैं। एक बात बड़े क्लियरली दिमाग में बैठा लीजिए कि आप यहाँ जनता के नौकर बन के आ रहे हैं। नॉर्मली जो इंग्लिश में बोलते भी हैं सिविल सर्वेंट, लेकिन उसको कोई वैसे समझता नहीं है कि सिविल सर्वेंट का मतलब ही है कि जो भी नागरिक हैं हमारे देश के, हम उनके नौकर के रूप में काम करते हैं, ना कि उनके राजा या उन पर शासन करने वालों के रूप में काम करते हैं। तो एक बात बिल्कुल समझ लीजिए कि यहाँ आप काम करने के उद्देश्य से आ रहे हैं, ना कि किसी पर राज करने के उद्देश्य से या अपना भोकाल जमाने के उद्देश्य से। अगर आपके उद्देश्य ये है कि आप यहाँ राज करने के लिए आ रहे हैं, कि शासन करने के लिए आ रहे हैं, तो फिर आपको निराशा हाथ लगेगी और कुछ दिन बाद आप अपनी जो भी आपकी पोस्ट है उससे आप थक जाएंगे। यहाँ आप काम करने के उद्देश्य से आइए, कुछ सुधार करने के उद्देश्य से आइए और जनता की सेवा करने के उद्देश्य से अगर आएंगे तो मुझे लगता है कि आपका जो मोटिवेशन है वो लंबे टाइम तक बना रहेगा। तो जो एक सेवा करने का उद्देश्य है कि आप इस उद्देश्य से आ रहे हैं या जो आपका कर्तव्य है, तो एक बात ये जानिए कि जो भी, चाहे आपको गाड़ी मिलती हो, चाहे आपको घर मिलता हो, चाहे जो अन्य सुविधाएं मिलती हों, वो आपको व्यक्तिगत रूप से आपको नहीं मिलती हैं, ना ही आपको व्यक्तिगत रूप से दी जा रही हैं। वो आपको उस पद के लिए, उस काम को करने के लिए दी जा रही हैं। तो एक बात आपको दिमाग से निकाल देना है कि आपको गाड़ी मिलती है या घर मिलता है, कुछ और मिलता है। किसी भी अधिकारी को ना तो गाड़ी मिलती है, ना तो घर मिलता है, ना कोई सुविधा मिलती है व्यक्तिगत रूप से। वो गाड़ी, वो घर, वो सारी सुविधाएं मिलती हैं उस पद का काम करने के लिए। तो जब तक आप उस पद पर रहेंगे तब तक आपके साथ है, या जब तक आप अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, जब तक आप अपनी पोस्ट का काम कर रहे हैं, तब तक वो सारी चीज़ें आपके साथ हैं। इसलिए एक बात दिमाग से निकाल देनी है कि ये सब चीज़ें आपको दे दी गई हैं और आप अनाप शनाप रूप से कुछ भी कर सकते हैं, आपके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। तो ऐसी बातें बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। अगर ऐसी बातें आप सोचेंगे तो आप सिलेक्ट होने के बाद जब भी आएंगे तो आप निराश ही होंगे, निराशा के अलावा आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा। तो जो भी पोस्ट है, गाड़ी है या जो भी आपका घर है, जो भी चीज़ें हैं वो मिलेंगी पोस्ट को, ना कि आपको। अब इसमें भी एक महत्वपूर्ण बात है कि ये मिलती कब है। तो देखिए, जो भी चाहे सेकंड क्लास ऑफिसर हो या फर्स्ट क्लास ऑफिसर हो, चाहे यूपीएससी से सिलेक्टेड हो, एमपीपीएससी से सिलेक्टेड हो, इनको लगभग जनरली ऐसा होता है कि गाड़ी दी जाती है। कुछ एमपीपीएससी की पोस्ट के लिए ऐसा हो सकता है कि आपको गाड़ी ना दी जाए आपका काम करने के लिए, चाहे डिप्टी कलेक्टर हो, डीएसपी हो, एसडीओ हो, इन्हें जनरली गाड़ी दे दी जाती है जब ये अपने चार्ज में आते हैं, अपने और जो वास्तविक जिस पोस्ट पर सिलेक्ट हुए हैं, तो इनको आराम से गाड़ी मिल जाती है। कभी कभी हो सकता है कि जो एमपीपीएससी के माध्यम से और अन्य वैकेंसी निकलती हैं, उनमें से कुछ वैकेंसी में ऐसा हो सकता है कि आपको गाड़ी ना मिले, या आपको जो व्यक्तिगत रूप से अगर अलग से बोल सकते हैं तो अलग से गाड़ी ना मिले। व्यक्तिगत रूप से तो किसी को नहीं मिलती है, पद के लिए ही गाड़ी मिलती है। तो पद के लिए भी कभी कभी हो सकता है कि गाड़ी ना मिले। हालांकि जो द्वितीय राजपत्रित श्रेणी की अधिकांश पद हैं उनके लिए, या जो प्राथमिक श्रेणी के पद होते हैं उनके लिए जनरली आपको गाड़ी दे दी जाती है।
अब रहा घर का सवाल कि घर कैसा मिलता है, तो घर का सीधा सा एक सिस्टम चलता है कि या तो आपको रहने के लिए कोई स्थान दिया जाएगा या फिर एक HRA अलाउंस होता है, हाउस रेंट अलाउंस, या तो वो दिया जाएगा। तो जहाँ भी आप पदस्थ हैं ये आपको हर ज़िले के हिसाब से अलग अलग ही आपको स्थिति को देखना पड़ेगा और उसी से हिसाब से आपको दिया जाएगा। आप किसी किसी ज़िले में आपको बढ़िया घर मिल सकता है, किसी किसी में नॉर्मल घर मिल सकता है, किसी किसी में हो सकता है आपको घर ना मिले, तो फिर इसके लिए हाउस रेंट अलाउंस मिलता है कि घर का जो भी भत्ता होता है वो आपको मिलता है। तो ये चीज़ें कोई फिक्स नहीं होती हैं कि आपको एक जगह जैसा घर मिला है तो हर जगह वैसा ही घर मिलेगा। जहाँ भी आप पोस्टेड होंगे, जो आपकी जिम्मेदारी होगी, जो आपके कर्तव्य होंगे, वहाँ उस जगह उस हिसाब से आपको दिया जाएगा। मान लीजिए किसी ज़िले में किसी पद के लिए बहुत अच्छा घर है लेकिन दूसरे ज़िले में अभी उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल आराम से हो सकता है, इसमें कोई अचंभे वाली बात नहीं है, ये बहुत नॉर्मल सी बात है। तो गाड़ी आपको केवल अपने कामों के लिए मिलेगी, जो भी आपके पदीय कर्तव्य है, और वो आपको जब मिलेगी जब आप चार्ज पर आएंगे। दूसरा घर, तो घर के लिए या तो आपको हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा या आपको घर मिलेगा। घर की स्थिति परिस्थितियों पर निर्भर करती है, अलग अलग जगह अलग अलग होती है। इसके अलावा आपके कामों में सहायता के लिए कुछ व्यक्ति आपको दिए जाते हैं, जैसे खाना बनाने के लिए आपको खाना बनाने के लिए कोई व्यक्ति दिया जाएगा और आपको गाड़ी चलाने के लिए भी कोई व्यक्ति दिया जाएगा। तो ये जो बाकी सुविधाएं होती हैं वो होती हैं, लेकिन मैं फिर से क्लियर कर देना चाहता हूं कि किसी भी पोस्ट पर सिलेक्ट होने वाले व्यक्ति को कोई भी सुविधाएं नहीं मिलती हैं, वो सारी सुविधाएं उसके पद की होती हैं। तो एक बात ये थोड़ी सी दिमाग में आपको बिठानी है। और ये सब चीज़ें मिलती कब हैं? जब मिलती हैं, जब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब भी आप ट्रेनिंग करके और पूरी जो ज्वाइनिंग ट्रेनिंग सारी प्रोसेस जब आपकी हो जाएगी तब आपको ये चीज़ें मिलेंगी। तो एक बात ये निकाल देनी है दिमाग से कि सिलेक्ट होते ही आपको 1 महीने के अंदर सब मिल जाएगा या सब होने लगता है, तो ऐसा नहीं होता है। एक सरकारी प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस के बाद ही आपको ये सब चीज़ें दी जाती हैं और ये सब चीज़ें मिलती हैं। अगर आप इतनी सारी चीज़ें अपने दिमाग में क्लियर रखेंगे तो जब भी आप इन सेवाओं में आएंगे तो फिर आपको थोड़ी सी आसानी होगी, क्योंकि आपके दिमाग में पहले से ये बात होगी। अगर आप सोशल मीडिया पे देख देख के या कि इतना भौकाल होता है, ये होता है, वो होता है, उन देख देख के अगर उन चीज़ों को देख देख के अगर आएंगे तो फिर आपको यहाँ देख के लगेगा कि अरे ऐसा वैसा कुछ नहीं होता है, आपको निराशा होगी फिर। इसलिए एक सेवा भाव मन में रखिए, ये मन में रखिए कि मैं कुछ ना कुछ सुधार करने के उद्देश्य से आ रहा हूँ, या अपना काम जो भी आपको काम दिया गया है उसको बेहतर तरीके से करने के उद्देश्य से आ रहा हूँ। तो फिर आप मोटिवेटेड भी रहेंगे और आपको संतुष्टि भी मिलेगी, और अगर आप संतुष्ट रहेंगे तो बस यही सबसे बड़ी खुशी होती है। तो एक बात ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अब इसके बाद बात करते हैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जिनके बारे में भी थोड़ा सा ये रहता है कि अगर आप सरकारी सेवाओं में आ गए हैं, किसी बड़े पद पर आ गए हैं, द्वितीय राजपत्रित श्रेणी या जो भी प्रथम राजपत्रित प्राथमिक राजपत्रित श्रेणी होती है, ऐसे में अगर आ गए हैं ऐसी पोस्ट पर, चाहे डिप्टी कलेक्टर टाइप, DSP, SDO, ऐसी किसी पोस्ट पर आ गए हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, या आपकी जो भी पावर्स हैं वो अनलिमिटेड टाइप होती हैं कि आप कुछ भी कर दें, कुछ भी बोल दें। तो देखिए, पावर कुछ भी अनलिमिटेड नहीं होती है। हर चीज़ आपको नियमों में रहकर करनी पड़ेगी, नियमों के अनुसार करनी पड़ेगी, नियमों के दायरे में करनी पड़ेगी। यानी कि आप जो भी काम करेंगे वो नियम अनुसार होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपके दिमाग में आएगा और आप ये करेंगे वो करेंगे। मतलब आपके पास जो विवेकाधीन शक्तियाँ हैं वो बहुत सीमित होती हैं। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी कर देंगे, आपको लगभग हर काम अपना नियम संगत करना पड़ेगा और नियमों के अनुसार करना पड़ेगा। परिस्थितियों के हिसाब से अगर उसमें थोड़ा बहुत फेरबदल होता भी है तो फिर आप उस काम को जस्टिफाई भी करना पड़ेगा कि मैंने ये क्यों किया। इसलिए हर काम आपको नियम से करना पड़ेगा, ना कि अपने हिसाब से, अपनी मर्जी से। तो कोई भी व्यक्ति किसी भी पद पर अगर है तो वो नियमों के हिसाब से चलता है। हर चीज़ के नियम बने हुए हैं, हर चीज़ की पुस्तकें रखी हुई हैं बड़ी बड़ी, ये चाहे विधि संहिता हो, चाहे भारतीय नागरिक संहिता हो, कुछ भी हो, हर चीज़ के नियम क्लियर हैं। आपको नियमों के हिसाब से ही काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी आके करें। तो एक बात ये भी आप दिमाग में बैठा लीजिए कि आप किसी भी पोस्ट पर आए, भले ही आप किसी भी पोस्ट पर जाएं, आपको काम नियम के अनुसार ही करना पड़ेगा। इन शक्तियों से ज़्यादा है कि जो डिसीजन मेकिंग के लिए चलता है सबके दिमाग में कि कहीं भी कोई भी फैसला सुना दिया। जैसे आपने जनरली जो वीडियोज़ हैं या जनरली इसे देखा होगा कि किसी को भी कहीं भी सस्पेंड कर दिया कि इस पर ये कार्रवाई कर दो, इस पर ये कार्रवाई कर दो। ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ये आपको दिखती भर ऐसे हैं, कोई भी चीज़ ऐसे नहीं होती है। हर चीज़ ऑन पेपर होगी। आप जब सरकारी सेवा में आएंगे तो कोई भी चीज़ अलिखित रूप से ना तो यहाँ होती है ना कोई करता है। हर चीज़ लिखित में होती है। अगर किसी को सस्पेंड भी किया गया है तो उसकी बाकायदा पूरी प्रोसेस होगी
उसको जो भी नोटिस होते हैं या जो भी चीज़ें होती हैं, हर चीज़ प्रॉपर होती है। ऐसा नहीं होता है कि जो डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस है कि कहीं भी खड़े खड़े कोई भी हम डिसीजन कर सकते हैं या कोई भी डिसीजन कर दिया। हर चीज़ का एक पक्का प्रूफ देना पड़ेगा, पूरा नियम होगा और हर चीज़ ऑन पेपर होगी। तो एक बात ये आपने दिमाग में रख लीजिए, पहला तो कि शक्तियाँ या जो भी पावर्स हैं वो ऐसे अनलिमिटेड नहीं है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। दूसरी बात आती है डिसीजन मेकिंग की। तो डिसीजन मेकिंग में ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी खड़े होकर कोई भी निर्णय ले लें। जो निर्णय आप लेंगे उसको आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा, ऑन पेपर करना पड़ेगा और नियम संगत करना पड़ेगा। तो ये बात आप दिमाग में बैठा लीजिए अपने। अब अगर ऐसी पोस्ट की हम वर्किंग आवर की बात करें कि कितने समय काम करना पड़ता है, तो देखिए जो कुछ पद होते हैं सामान्य रूप से, जैसे शिक्षकों का पद हुआ या कुछ अन्य पद हुए जो सामान्य रूप से काम करते हैं, उनकी जिम्मेदारी मुझे लगता है कि थोड़ी सी कम इस मायने में होती है कि उनका एक समय काल निश्चित होता है। उस समय काल में वो जो भी काम करते हैं अपना काम कर देते हैं और अपने घर आते हैं और आराम से सो जाते हैं। लेकिन जो बड़े पद हैं जिनका सपना आप देख रहे हैं, चाहे डिप्टी कलेक्टर हो, डीएसपी हो, एसडीओ हो, सीईओ हो, कुछ भी हो, इन पदों का, जिन पदों का आप सपना देख रहे हैं, इन पदों पर आपकी जिम्मेदारी आपके क्षेत्र की 24 घंटे रहेगी। चाहे आप घर पर हों, ऑफिस में हों या कहीं भी हों। कभी कभी इतना भी हो सकता है कि आप छुट्टी पर भी हों, फिर भी आपके क्षेत्र की जिम्मेदारी आपकी बन सकती है। जैसे मान लीजिए आप किसी एरिया के एसडीओपी हैं, डीएसपी पोस्ट पर आप सेलेक्ट हुए हैं और आपको किसी एरिया का एसडीओपी बनाया जाता है। उस एरिया में लॉ एंड ऑर्डर से लेकर जो भी प्रॉब्लम होगी तो आप उसको ये कह के जस्टिफाई नहीं कर सकते कि मैं घर पे था या ऑफिस में था या यहाँ था या वहाँ था। आपके एरिया की जिम्मेदारी आपकी रहेगी। जैसे किसी एरिया के जो एसडीएम होते हैं तो उनके एरिया के जो भी काम अगर गड़बड़ होता है कुछ या कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी परेशानी आती है, तो उनकी जिम्मेदारी एसडीएम की रहेगी। चाहे वो घर पर हो या ऑफिस में हो, रात को 12 बजे अगर सो भी रहे हों और उनके एरिया में अगर कोई दिक्कत आती है तो उसकी जिम्मेदारी उनकी बनती है। ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि 12 बजे तो मेरा कोई काम करने का टाइम नहीं है। तो जो ऐसी पोस्ट के जो वर्किंग आवर हैं वो इतने सीधे नहीं होते हैं कि आपको बस ऑफिस जाना है, ऑफिस का काम निपटाना है। आपके क्षेत्र की जो जिम्मेदारी है, आपके जो कामों की जिम्मेदारी है, सबसे बड़ी बात कि आपने जो कल काम किया, ऐसा नहीं है कि कल का काम कल निपट गया अब आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। नहीं, उस काम को लेकर आपकी जिम्मेदारी हमेशा बनी रहेगी। जो काम आपने किए हैं उन कामों को लेकर आपकी जिम्मेदारी हमेशा बनती है। जैसे कि आपने किसी केस में कोई इंटरफेयर किया, बाद में वो व्यक्ति उस केस में आपके खिलाफ या हमारे शासन या विभाग के खिलाफ माननीय कोर्ट में जाता है या कहीं जाता है, तो उस केस में आपकी जिम्मेदारी हमेशा बनी रहेगी। तो ऐसे ही आप जो भी काम करते हैं उसकी जिम्मेदारी आप पर हमेशा रहेगी। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आपको इतने घंटे काम करना है। जिस एरिया का आपको प्रभार दिया गया है या जिस एरिया की जिम्मेदारी आपको दी गई है, उस एरिया की, उस विभाग की सारी जिम्मेदारी आपकी रहेगी उतने समय तक जितने समय तक आप वहाँ काम कर रहे हैं। तो एक बात दिमाग से ये भी निकाल देनी है कि आपने काम किया और निपट गए, ये वाली रणनीति यहाँ नहीं चलती है। यहाँ आपको 24 घंटे तत्पर रहना पड़ेगा अपने कर्तव्यों के लिए। इसके बाद कुछ लोगों को लगता है कि अधिकारियों से जनता डरती है या हम आएंगे तो अपना भौकाल जमाएंगे या जो डर होता है वो पैदा करेंगे। तो ऐसा कोई भी काम आपका यहाँ नहीं चल पाएगा। जनता आपसे उम्मीद करके बैठी है। एक एक अधिकारी के जो भी संबद्ध है, कम से कम लाखों की जनसंख्या होती है, लाखों की संख्या में लोग आपसे उम्मीद रखते हैं। जैसे कि कोई एसडीएम है तो उसके एरिया की जनसंख्या आराम से 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख तक हो सकती है। तो इतनी जो जनता है, इतनी एरिया की जो जनसंख्या है या जनता है, वो आपसे उम्मीद की निगाह से देखती है। जो भी आपके एरिया में काम होंगे या जो भी उनकी परेशानियां होंगी, वो उन कामों में आपको एक उम्मीद से देखती है। तो डराने की या कोई ऐसी राज करने टाइप की प्रवृत्ति बिल्कुल नहीं चलेगी। अगर आपका उद्देश्य ये है कि आप उनकी लाइफ में कुछ सुधार कर पाएँ, उनके लिए कुछ कर पाएँ, उनकी सेवा के माध्यम से आप कुछ कर पाएँ, उससे अगर आपको संतुष्टि मिलती है, उससे अगर आपको लगता है कि आपका जीवन जो है वो सार्थक हो रहा है, तो मुझे लगता है कि आपका यहाँ आना ज़्यादा उचित भी है और आपको फिर अच्छा भी लगेगा आपकी जो भी पद पर आप आएंगे उस पद के कर्तव्य को निर्वहन करने में। अगर आप ये सोच के आएंगे कि आप डराने के लिए आ रहे हैं, कि ऐसे कुछ काम करने के लिए आ रहे हैं, तो फिर आपकी ये रणनीति बिल्कुल भी नहीं चलेगी और आप साल 2 साल में ही डिमोटिवेट होकर अपनी नौकरी को कोसने लगेंगे। इसके बाद एक जो सबसे बड़ा एक चैलेंज आता है कि पर्सनल लाइफ और जो हमारी प्रोफेशनल लाइफ है, यानी कि जो पदीय कर्तव्य हैं और जो पर्सनल लाइफ है, उसकी एक बात आती है। तो देखिए, जब भी आपके ऊपर काम रहेगा तो बिल्कुल इसमें दिक्कत आने की पूरी संभावना रहती है।
तो ये आपको बस बैलेंस करना पड़ता है और बैलेंस के ऊपर ये डिपेंड करता है। ऐसा नहीं होगा कि आप अपने व्यक्तिगत कामों की वजह से आप अपने प्रति जो भी कर्तव्य हैं उनको पूरी तरीके से छोड़ दें। जब भी आपकी पर्सनल लाइफ में और आपकी प्रोफेशनल लाइफ में यहाँ पर जो भी कभी भी ऐसे संघर्ष की स्थिति बनेगी तो आपको कर्तव्यों को हमेशा प्राथमिकता देनी पड़ेगी। अब आपको फिर घर में परिवार में जो लोग हैं उनको कैसे संभालना है, ये अब आपकी जिम्मेदारी है कि कैसे संभालना है। क्योंकि अगर आप किसी पद पर हैं तो वो कर्तव्य आपका हमेशा आपकी व्यक्तिगत लाइफ से आगे होगा। तो एक जो इसमें संघर्ष की स्थिति होती है ये आपको अपने हिसाब से मैनेज करनी पड़ती है, आपको अपने हिसाब से मैनेज करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप किसी पद पर आए हैं तो उसकी जिम्मेदारी आपकी है और वो जिम्मेदारी आपको निभानी पड़ेगी। तो अगर मैं सारी बातों का सार या निष्कर्ष रूप में 1 मिनट में आपको समझाना चाहूँ तो निष्कर्ष ये है कि जिस पोस्ट पर आप सिलेक्ट होते हैं उस पोस्ट पर आने के लिए कम से कम आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल तक का समय आराम से लग सकता है। तो ऐसे बहुत जल्दी पैनिक नहीं होना है। दूसरी बात, जो भी आपको सुविधाएं मिलती हैं वो सारी सुविधाएं आपके पद को मिलती हैं, व्यक्तिगत रूप से आपको नहीं मिलती हैं। तो उसका भी मन में ऐसे नहीं बिठाना है कि सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। और जो एक शासन करने वाली या राज करने वाली मेंटेलिटी है तो वो बिल्कुल भी नहीं चल पाएगी, न चल पाती है, न चल पाएगी। आप यहाँ अगर सेवा करने के उससे आ रहे हैं या कुछ अच्छा करने के उद्देश्य से आ रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको यहाँ पर प्रोत्साहन मिलेगा और एक उत्साह भी रहेगा, एक मोटिवेशन भी रहेगा हमेशा। इसके अलावा जो वर्किंग है कि काम करने की पावर है, चाहे डिसीजन मेकिंग हुई, चाहे कुछ भी है, हर चीज़ में आपकी अकाउंटेबिलिटी तय होती है, आपकी जिम्मेदारी तय होती है। जो भी आप काम करेंगे उसको आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा, उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, लिखित रूप में लेनी पड़ेगी। तो जिम्मेदारियाँ भी उतनी ही होती हैं जितनी की अधिकार मिलते हैं। यानी कि अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक के रूप में काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको केवल अधिकार दे दिए गए हैं यानी कि अधिकारी बन गए हों और आपका काम कुछ नहीं है। अधिकार आपको, जो आपको काम दिए गए हैं उनको करने के लिए अधिकार दिए गए हैं, नहीं तो अधिकारों का कोई मतलब नहीं है। तो अधिकार और कर्तव्य साथ साथ में चलते हैं। तो कर्तव्य अगर आप अच्छे से कर रहे हैं तो आप अधिकारों को भी अच्छे से उपयोग कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये सारी बात आपके समझ में आई होगी। और एक जो भोकाल वाली जो मनोवृत्ति है या प्रवृत्ति है, चाहे सोशल मीडिया पर आप देखते हो चाहे आम पब्लिक से सुनते हो, उसको अपने दिमाग से थोड़ा निकालिए और देखिए। अगर आप इस चीज़ को निकाल के और एक अच्छे माइंडसेट से आप तैयारी भी करेंगे तो मुझे लगता है तैयारी में भी आपको ज़्यादा फायदा होगा। ये जो भोकाल वाली या ऐसी वाली मनोवृत्ति है ये बहुत लंबे समय तक नहीं टिक पाती है। अगर आप लंबे समय, एक समस्या आती है जनरली कि लंबे समय तक मोटिवेटेड नहीं रह पाते हैं या कॉन्फिडेंस नहीं आता है। कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं आता है कि एक रील देखी, 2 घंटे पढ़ा और कॉन्फिडेंस गायब। अगर आपको लंबे समय का कॉन्फिडेंस चाहिए तो आप अपने लाइफ के गोल बनाइए कि मुझे कुछ करना है, कुछ अच्छा करना है, लोगों के बीच जाना है, लोगों के लिए कुछ करना है। अगर ऐसा आप गोल लेके चलेंगे तो आप हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे, हमेशा कॉन्फिडेंस फील करेंगे और फिर आपको ये डर भी नहीं सताएगा कि फेल हो गए तो क्या हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, आपकी तैयारी और बेटर होगी, बढ़िया इससे। और अगर आप ये सब सोचेंगे तो आपको तैयार में भी अच्छा लगेगा और जब सेलेक्ट होके आप इस जॉब में आएंगे, इस पद पर आएंगे, तब भी आप मोटिवेटेड फील करेंगे और बहुत अच्छा फील करेंगे, कॉन्फिडेंट फील करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये बातें आपकी समझ में आई होंगी। थोड़ा बहुत आपको जो भी डाउट होते हैं या जो कन्फ्यूजन होता है उसको दूर करने में हेल्प हुई होगी। तो मैंने अपनी सारी बात लगभग इस वीडियो के माध्यम से समझा दी है। अगर इसके बाद भी आपका कोई पर्सनल डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं कमेंट में आपको उत्तर देने का प्रयास करूँगा और आपका जो भी डाउट है या जो भी समस्या है उसका समाधान करने का पूरा प्रयास करूँगा। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। किसी नए वीडियो में जल्द मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।